एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके मदद से। ये जो यात्रा राहुल गांधी ने आयोजित की, उसके बेस में एसआईआर था और मुख्य था वोट चोर गद्दी छोड़। ये करके वो आम आदमी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि भाजपा जो जीत रही है वो आपके समर्थन से नहीं जीत रही है, बल्कि कुछ हेरा फेरी करके जीत रही है। क्या ये संदेश जो राजद कांग्रेस महागठबंधन के समर्थक हैं उनसे बाहर के लोगों को भी प्रभावित किया क्या? देखिए, यदि आप पिछला लोकसभा चुनाव देखें तो जो इंडी गठबंधन ने पूरे देश में एक माहौल बनाया था कि यदि बीजेपी आई तो संविधान समाप्त हो जाएगा, बीजेपी यदि आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका एक बहुत असर हुआ और बीजेपी के सीट पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में घटी। इस मतलब प्रोपेगेंडा को सफल करने के बाद कांग्रेस की ओर से ये एक नया शिगुफा आया है। दर्शकों, ये मेरा निजी राय है, इसको आप मेरे निजी राय के रूप में ही समझे। और ये शिगुफा इस बार आया है वोट चोरी। देखिए, हर चुनाव में जब भी जैसे एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको बोलते हैं, हर चुनाव में चुनाव के पहले आप देखते होंगे कि नए वोटर जुटते हैं और रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का। लेकिन कभी कभी वो उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि आप अभी भी कहीं भी अगर आप गांव में कोई वोटर लिस्ट निकाल के देखिए, अभी इस रिवीजन के बाद का वोटर लिस्ट तो मेरे हाथ में नहीं आया है, लेकिन उसमें आपको ये दिखेगा कि कई एक ऐसे लोग हैं जो अब नहीं है, यानी जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनका भी नाम है। कई ऐसे लोग हैं जो गांव में नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं और दशकों से वहाँ रह रहे हैं, उनका भी नाम है। तो इस मामले में ये रिवीजन किया गया। तो नाम जो कहा जा रहा है कि लगभग 60 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। तो इस 60 लाख के हटाए जाने के बाद भी हम समझते हैं 5-10 लाख ऐसे और नाम बच जाएंगे जो कि नहीं हटे हैं, जो हटना चाहिए था। लेकिन चूंकि चुनावी मुद्दा बनाना है, लोगों को किसी भी तरह अपने तरफ आकर्षित करना है, इसलिए ये मुद्दा बनाया गया। लेकिन यात्रा के अंत में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसमें जो फायदा होना चाहिए था महागठबंधन को, उसमें कमी आई। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना। देखिए, हर जगह होता है, आप चुनाव में भी देखते हैं, चुनाव के पहले भी देखते हैं कि नेताओं की भाषा अब जो है से अब उतनी संसदीय नहीं रही, जिसको अब असंसदीय कहते हैं, संसदीय नहीं रही। लेकिन इतना आगे बढ़ना, अरे किसी की माँ को गाली बकना और मंच से, ये कुछ हर उस सामान्य आदमी को हर्ट कर रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है। और भाजपा ने इसे उठा लिया है। जैसे अभी उसकी घोषणा हो चुकी है कि 4 सितंबर को बिहार बंद करने जा रही है, तो ये भुनाएगी भाजपा प्लस और ये गलती अगर महागठबंधन को भारी पड़ती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि ऐसी कई कोशिशें पहले से भी विपक्षी दलों ने की है और मोदी हर बार एक अच्छे बल्लेबाज की तरह उसको बाउंड्री के पार भेज के और अपनी जीत को हासिल करते रहे हैं। बिल्कुल। जो व्यक्तिगत रूप से उन पर हानि चोट की गई, उसका उन्होंने लाभ ही लिया है, उनको हानि नहीं हुई है। और ये विचार में स्पष्ट होता रहा है कि यही कारण है कि केजरीवाल ने भी मोदी पर टारगेट करना छोड़ दिया था और ममता बनर्जी ने भी रिकॉर्ड है कि जब जब मोदी को गाली दी गई है वो बेहतर होकर प्रदर्शन किए हैं। इसलिए ये आलोचकों का या जो इसके विश्लेषकों का ये कहना है कि भारतीयों का मोदी से टच है और हर दिल में उनके लिए कुछ स्थान है, चाहे वो विरोधी हो या समर्थक हो, बात अलग है। और दूसरी बात यह है कि
कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो इस यात्रा के लेकर विश्लेषण कर रहे हैं उनको कहना है कि यदि वोट चोरी के अलावा महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई आदि जो समस्याएं हैं उसको मुद्दा बनाती तो शायद ज़्यादा उनके लिए लाभकारी होता, क्योंकि वोट चोरी हजम नहीं होता हर लोग को। जो शिक्षित हैं खास करके उन्हें ये चीज़ हजम नहीं होता। और डिफेंस में जो महागठबंधन के समर्थक नेता हैं या कार्यकर्ता भी हैं, उनका कहना है कि आखिर इतना कष्ट क्यों हो रहा है, जबकि खुद मोदी व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी पे कमेंट करते रहे हैं, राहुल पे कमेंट्स करते रहे हैं। तो आखिर कोई जब किसी खेल की शुरुआत हो जाती है तो जीतने की हर कोशिश की जाती है, उसमें अगर ऐसा हुआ तो क्या गलत हो गया? मैंने बताया ना कि पिछली बार जो इनका संविधान नहीं बचेगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये वाला जब इनका कुछ प्रभावित हुआ तो फिर इनका टारगेट इसी तरह का है। अब पता नहीं इसे बीजेपी लोगों तक कैसे पहुंचाती है, वो अपनी बात कैसे रखती है, लोगों के दिलों में अपना कौन सा छाप छोड़ती है। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि 15 साल के दौर में चल रहे हैं मोदी, तब भी मोदी के जो विपक्षी हैं वो मोदी को नहीं समझ पाए? देखिए, कभी कभी होता है ना कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, लगातार आपको सफलता मिल रही है, तो सफलता के लिए आप ये न कोई भी मतलब काम करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अभी यही स्थिति है। अच्छा, एक चीज़ और स्पष्ट कीजिए आप, इस यात्रा के दौरान पप्पू यादव और कन्हैया, ये दोनों की जितनी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके पहले कन्हैया अपनी एक यात्रा, रोजगार यात्रा कर रहे थे, जैसा आप बोल रहे हैं कि रोजगार, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। तो कन्हैया कुमार एक रोजगार यात्रा चला रहे थे जो अचानक से फिर उन्होंने स्थगित किया। तो आपको क्या लगता है कि कन्हैया का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर पाई, या पप्पू यादव को जानबूझ के इग्नोर किया गया? देखिए, ये सच्चाई है कि तेजस्वी यादव को पर्सनली कन्हैया कुमार और पप्पू यादव अच्छे नहीं लगते। क्यों? ये कई बार प्रभावित क्यों भाई? देखिए, एक तो कि पप्पू यादव का तो कुछ कास्ट फैक्टर है, मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ, आप उसको समझिए। मतलब तेजस्वी प्रतिद्वंदी मानते हैं, उनको लगता है कि मेरे वोट बैंक में सेंध अगर कोई लगा सकता है तो पप्पू यादव बिल्कुल। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार एक युवा नेता है और एक बहुत अच्छे वक्ता है। उनका एक सबसे पॉजिटिव है कि बहुत अच्छे वक्ता है। कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार एक ऐसा शख्स है कि वो घोर विरोधी के साथ बात करके भी 2 घंटे में उसे अपने तरफ सहमत कर सकता है, इतने उसमें कैपेसिटी है। अब इस यात्रा में हालांकि दोनों शामिल रहे, कन्हैया कुमार भी शामिल रहे और पप्पू यादव भी शामिल रहे, लेकिन फ्रंट लाइन पे ये नहीं दिखे। और मैं समझता हूँ कि इसका कारण वही है कि शायद आरजेडी के बड़े नेता नहीं चाहते। तो क्या ये उपेक्षा जो आम आदमी या महागठबंधन के समर्थक देख रहे हैं, या कहिए भाजपा विरोधी देख रहे हैं, उससे महागठबंधन को हानि होने वाली है? देखिए, कोशिश रही राहुल गांधी की, क्योंकि कई जगह कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया तेजस्वी से, और तेजस्वी जो पहले उनके साथ मंच साझा करने में भी कतराते थे, वो मंच पर रहे। ये बात अलग है कि उन्होंने कहीं अपना विचार व्यक्त नहीं किया। तो हो सकता है कि अच्छा, ये बड़ा अच्छा संयोग है नारायण जी कि पप्पू यादव भी जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्टूडेंट यूनियन का, और कन्हैया भी रह चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी पे आरोप लगता है कि वो 9वीं फेल हैं, यानी कि अनपढ़ हैं। तो क्या सचमुच में तेजस्वी को पढ़े लिखे लोगों से चिढ़ है क्या? देखिए, ऐसा हर जगह होता है। आप किसी संगठन की बात करें, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे किसी राजनीति से जुड़ा हो, खेल से जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हो, हर लोग को ये लगता है कि अगर मेरे सामने वाला मुझसे किसी भी स्तर में बेहतर है, हो सकता है कि उसे मुझे कोई परेशानी हो। ऐसा होता है। और अच्छा, इस यात्रा के दौरान एक आरोप ये भी लग रहा है कि चूंकि सत्ता में एनडीए है,
और इनको भीड़ जुटानी थी, इसलिए इन्होंने संभावित प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा दी। आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि टिकारी विधानसभा से मात्र कांग्रेस, केवल कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस के 67 संभावित उम्मीदवार हैं। तो क्या ये जानबूझ के अपने यात्रा में भीड़ को जोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया? देखिए, हर चुनाव के पहले जो लोग राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो ऐसे प्रदर्शनों में, रैलियों में अपने लोगों के साथ शामिल होते हैं। ये इतिहास रहा है। ये बात दिगर है कि एनडीए गठबंधन की ओर ऐसे संभावित उम्मीदवारों की संख्या आप कम देखेंगे, खासकर भाजपा की तरफ, और दूसरी तरफ अधिक देखेंगे। इसका कारण है कि भाजपा का संगठन है वो ऐसे किसी दिखावे से, जहाँ तक उनका इतिहास आप देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। कई जगह ऐसा उदाहरण है कि जो निश्चित रूप से जो विजेता माने जाते हैं जो उम्मीदवार, उनको भी टिकट न देकर कहीं और दिया गया है। और उसका एक बड़ा प्रभाव है कि इनका इंटरनल सर्वे जो होता है ना, वो बहुत प्रभावी होता है। हर चुनाव के पहले, हर विधानसभा का चुनाव तो हर विधानसभा में उनका जैसा बातचीत के शुरुआत में आपने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का जो जमीन पर आधार कम हो रहा था उसको फिर से जागृत करने में सफल हुई। हाँ बिल्कुल, संगठन में जैसे एक मृतप्राय की स्थिति जो बन गई थी वो यात्रा से, जब चूंकि राहुल गांधी हर जगह तो मैं समझता हूं कि उसका कारण एक संभावित उम्मीदवारों की बड़ी संख्या है। हाँ, तो अगर जब एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो ये बाकी जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के लिए ही बैटिंग करेंगे या फिर विरोध में जाके एनडीए के लिए बैटिंग करने लग जाएंगे या फिर चुप रह जाएंगे। देखिए, हर जगह ऐसा होता है और हर पार्टी में ऐसा होता है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी आप देखते होंगे कि जिनको सीट नहीं मिली वो बागी हो गए, वो खुद चुनाव लड़ने लगे। तो ऐसा चलता है। और अब कितना प्रभाव पड़ता है इसका, ये तो देखने वाली बात होगी। और जो जिनको टिकट नहीं मिलती है उनका कितना जनाधार है और वो कैसे बिहेव करते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ये आगे की बात है। और हर बार में होता है, हर पार्टी में होता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, इस वोट अधिकार यात्रा से टिकारी विधानसभा के समीकरण में कोई परिवर्तन आया है क्या? ये परिणाम तक पहुंचना है क्या? देखिए, टिकारी विधानसभा में पंचानपुर से कोंच तक, यानी और उसके पीछे अगर फतेहपुर ले लीजिए, वहाँ से कोंच तक की यात्रा में लोग आए। भारी संख्या में लोगों को भी वहाँ पहुँचाया गया। बाद में जब 1 सितंबर को पटना में इसका समापन होना था तो भी यहाँ से बहुत सारे लोग गए। टिकारी विधानसभा का हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, जो संभावित है उनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास इधर उधर हो रहा है वोट बैंक, खासकर टिकारी विधानसभा चुनाव के बाद। सक्रियता बढ़ी है? सक्रियता तो हर जगह बढ़ी है। जैसे कांग्रेस का नाम लेने वाला बहुत कम आदमी रह गया था, लेकिन अब ऐसा हो गया, संगठन में थोड़ा सा मजबूती मिली है। अच्छा, अब इसको कैसे बुनाती है पार्टी। हाँ, जैसा कि एक मित्र से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, तो कांग्रेस मजबूत होगी तो घाटा किसको होने वाला है, भाजपा को या राजद को, क्षेत्रीय पार्टी को? विधानसभा चुनाव में अगर आप कहीं का ले लीजिए, किसी भी राज्य को आपको उठा लीजिए, अधिकांश राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है वही मजबूत है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो मजबूती नहीं दिखती है। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है और वोट डालने वाले लोगों की भी मानसिकता अलग होती है। और क्षेत्रीय पार्टी हर जगह मजबूत है। यदि कुछ राज्यों को छोड़ दें तो हर जगह आपको क्षेत्रीय पार्टी की मजबूती है। और जैसे बिहार की बात करें तो अगर एक लड़ाई में राष्ट्रीय पार्टी कोई है तो वो सिर्फ भाजपा है, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। धन्यवाद नारायण जी, इस वार्ता के दौरान आपने अपनी बातें बहुत मजबूती से और स्पष्ट तरीके से रखा। मुझे लगता है कि हम लोगों का जो उद्देश्य था कि अपनी बात आम दर्शकों तक पहुंचा सकें, उसमें हम सफल होंगे। और आप दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे न्यूज़ स्पॉट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे और भी अपनी कोशिश को ज़्यादा मान सकें और बेहतर तरीके से आपके सामने आ सकें।
धन्यवाद संजय अथर। नमस्कार, नारायण मिश्रा।